उसे एहसास हुआ कि स्केलेबिलिटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि कम काम को ज्यादा समझदारी और सही लीवरेज के साथ करना है। यही थी असली वित्तीय आजादी की तस्वीर। रॉबर्ट ने वित्तीय साक्षरता से जुड़े आयोजनों में बोलना शुरू किया। वह हजारों लोगों से मिला, कर्मचारी, छोटे व्यवसायी, सेवानिवृत्त लोग, छात्र, और उसने एक तकलीफदेह पैटर्न देखा। वे अच्छी कमाई तो करते थे, लेकिन बहुत कम बचा पाते थे। जो बचाते थे वे निवेश गलत कर बैठते थे, और जो निवेश करते थे वे जोखिम को समझते ही नहीं थे। अधिकांश लोग मध्यम वर्ग से थे, लेकिन वे सिर्फ एक आपात स्थिति दूर थे पूर्ण वित्तीय बर्बादी से, क्योंकि उनकी मान्यताएं डर से आकार लेती थी। पैसे खोने का डर, अलग दिखने का डर, मूर्ख लगने का डर। ये सारे डर उन्हें कमाओ, खर्च करो, फिर से कमाओ वाले चक्र में जकड़े रखते थे। जब भी उन्हें वेतन वृद्धि मिलती, वे एसेट नहीं खरीदते, बल्कि घर और कार जैसे लाइफस्टाइल अपग्रेड करते थे। उन्हें समय खरीदना नहीं आता था, उन्हें सिर्फ चीजें खरीदना आता था। रॉबर्ट और उसकी पत्नी किम ने महसूस किया कि अगर वे वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे को डरावना नहीं, बल्कि मजेदार बनाना होगा। इस सोच से उन्होंने एक बोर्ड गेम बनाया, कैश फ्लो। यह सिर्फ मोनोपोली जैसा खेल नहीं था, बल्कि एक वित्तीय सिम्युलेटर था जिसमें खिलाड़ियों की नौकरियां थीं, खर्च थे, निवेश थे। लक्ष्य था रैट रेस से बाहर निकलना, इतना पैसिव इनकम अर्जित करना जो उनके खर्चों से ज्यादा हो। यह खेल तेजी से लोकप्रिय हो गया। शिक्षकों ने इसे अपनाया, उद्यमियों ने इसकी सराहना की, बच्चे इसे बार बार खेलने की जिद करने लगे। लोगों को सिर्फ आनंद ही नहीं आया, वे इसके माध्यम से बदलने लगे। उन्हें अंततः समझ में आने लगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है, पैसिव इनकम का महत्व क्या है, और स्वतंत्रता का असली मतलब क्या होता है। यही सब रॉबर्ट को उसके अगले कदम की ओर ले गया। उसने कभी बेस्ट सेलर लिखने की योजना नहीं बनाई थी। वह तो बस एक ऐसे लड़के की यात्रा को दस्तावेज बनाना चाहता था जिसे दो पिता ने पाला था, एक पारंपरिक सोच वाला और एक कटु सच्चाई बताने वाला। उसने खुद अपनी किताब प्रकाशित की। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसका संदेश अलग था। उसने रातों रात अमीरी का वादा नहीं किया, उसने कोई फॉर्मूला नहीं बेचा। उसने एक कहानी सुनाई, उसकी कहानी, आम सबकी कहानी, हम सबकी कहानी, जो हमें बताया गया और जो वास्तव में सच है उसके बीच फंसी थी। और वो कहानी याद बन गई। मुंह से मुंह तक बात पहुंची। बुक क्लब्स, निवेशकों के समूह, स्कूल शिक्षक, माता पिता, कॉलेज छोड़ने वाले, सेवानिवृत्त लोग, हर किसी ने उसमें खुद को देखा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं जानता था कि वो रैट रेस में है और किसी ने कभी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाया। जैसे जैसे पैसा आया और प्रसिद्धि बढ़ी, रॉबर्ट के सामने एक गहरा सवाल खड़ा हुआ। इस धन का क्या मतलब अगर यह सिर्फ मुझ तक सीमित रह जाए? उसे रिच डैड का सबसे पवित्र सबक याद आया। तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य ऐसा इंसान बनना है जो कभी गरीब ना हो और दूसरों को भी वही करने में मदद करे। इसलिए रॉबर्ट ने वह सब कुछ बांटना शुरू किया जो उसने सीखा था। निःशुल्क सेमिनार, स्कूल कार्यक्रम, समुदाय केंद्र, निःशुल्क वित्तीय वर्कशीट्स, ऑनलाइन वीडियो और किताबें, क्योंकि संपत्ति शक्ति नहीं थी, वित्तीय शिक्षा थी। और जब रॉबर्ट ने दूसरों को सिखाना शुरू किया, तभी वह सच में स्वतंत्र हुआ। रॉबर्ट की संपत्ति की यात्रा सिक्कों के पीछे भागने या नोटों का ढेर लगाने की नहीं थी। ये उस वंशानुगत डर को छोड़ने की थी जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह दुनिया को एक नई नजर से देखने की थी। यह उपभोग करने की बजाय निर्माण करने की थी। यह ऋण नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने की थी। यह समय को वापस लेने की थी, उसे बेचने की नहीं। और सबसे जरूरी, जब आप ऊपर उठें तो दूसरों को भी साथ उठाना। उसने दो पिताओं से सीखा था। वह असफल हुआ, सफल हुआ, फिर से खड़ा हुआ और फिर से खाया। अब उसका मिशन स्पष्ट था, एक ऐसी दुनिया को जगाना जो वित्तीय रूप से सोई हुई है
और उसे आखिरकार स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करना। जब तक रॉबर्ट की किताबें दुनिया भर की दुकानों में थीं और उसका बोर्ड गेम स्कूलों, लाइब्रेरीज और निवेशकों के बीच फैल चुका था, तब तक कुछ और गहरा उसके भीतर आकार ले चुका था। अब वह सुबह उठकर रिटर्न्स या किराए के बारे में नहीं सोचता था। उसके विचार अब और व्यापक थे, लगभग आध्यात्मिक। मैं इस ज्ञान को कैसे खुद से आगे जिंदा रखूं? उसे एहसास हुआ कि जो वास्तव में अमीर होते हैं, जिन्होंने इतिहास को आकार दिया, उन्हें इस बात के लिए याद नहीं किया गया कि उन्होंने कितना कमाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दूसरों को कितना सशक्त किया। और तभी उसका ध्यान गया विरासत की ओर। ऐसी विरासत नहीं जो पत्थर पर खुदी हो, बल्कि ऐसी जो मस्तिष्कों में बोई जाती है। रिच डैड ने एक बार उससे कहा था, गरीब दर आगे बढ़ाते हैं, मिडिल क्लास आदतें आगे बढ़ाते हैं, अमीर सिस्टम और सोच आगे बढ़ाते हैं। अब यही सच रॉबर्ट के काम को दिशा दे रहा था। वह दुनिया भर में अनगिनत लोगों से मिला। ग्रामीण भारत से लेकर सिलिकॉन वैली तक सभी एक ही चक्र में फंसे हुए थे। उनके माता पिता ने कड़ी मेहनत की, उन्हें भी कड़ी मेहनत करना सिखाया गया, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। उसे एक व्यक्ति याद आया, एक 42 वर्षीय बैंकर, जिसने कहा, मेरे पास 2 डिग्रियां हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा पैसा कहां जाता है। रॉबर्ट ने उससे कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक चक्र को तोड़ने के लिए किसी को सबसे पहले पैटर्न देखना होता है। जागरूकता है ब्रेक, शिक्षा है पुल, कर्म है निकास। रॉबर्ट ने ठान लिया कि वह दूसरों के लिए वही पुल बनेगा। रॉबर्ट ने स्कूलों का दौरा करना शुरू किया, आलोचक बनकर नहीं, चुनौती देने वाले के रूप में। उसने शिक्षकों से पूछा, हम बच्चों को टैक्स, कर्ज या क्रेडिट स्कोर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? उत्तर हमेशा एक ही होता था, यह पाठ्यक्रम में नहीं है। तो रॉबर्ट ने अपना खुद का पाठ्यक्रम तैयार किया। उसने कार्यक्रम शुरू किए, बच्चों और किशोरों के लिए सरल किताबें लिखी और डिजिटल टूल्स बनाए जिनसे छात्र सिमुलेशन के जरिए सीख सकें कैसे बजट बनाना है, निवेश करना है, जोखिम को प्रबंधित करना है और रैट रेस से बाहर निकलना है। वह मानता था कि वित्तीय साक्षरता को एक जीवन कौशल के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि किसी वैकल्पिक विषय की तरह। जिन कक्षाओं में उसके कार्यक्रम अपनाए गए, वहां छात्रों ने सिर्फ पैसे को समझा नहीं, उन्होंने उसका सम्मान किया, उसे उपयोग में लिया और उससे निर्माण किया। वे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करने से नहीं डरते थे। उन्हें यह कहने में कोई शर्म नहीं थी कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, क्योंकि वे समझते थे कि अमीर होना लालच नहीं, बल्कि विकास की बात है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर रही थी, रॉबर्ट ने एक चिंताजनक बदलाव देखा। अब लोग सिर्फ नौकरियों में फंसे नहीं थे, वे तुलना में भी फंस चुके थे। सोशल मीडिया ने खर्च को एक प्रदर्शन बना दिया था। कर्ज फिल्टर के नीचे अदृश्य हो गया था। हर कोई अमीर दिखता था, जब तक कि उनके बैंक स्टेटमेंट ना देखो। गरीब डैड की पीढ़ी ने जीवित रहने के लिए काम किया। यह पीढ़ी दूसरों को प्रभावित करने के लिए काम कर रही थी। रॉबर्ट ने नई रैट रेस के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया। क्रेडिट से लग्जरी खरीदना, स्टेटस सिंबल को किराए पर लेना, छवि सुधारने के लिए उधार लेना और डोपामिन के लिए झूठी सफलता दिखाना। उसने कहा, पुराने सिस्टम में अमीरों के पास याच होती थी, अब नए सिस्टम में हर कोई सिर्फ फोटो के लिए याच किराए पर लेता है। उसने लोगों को छवि के पीछे भागने से रोकने और वित्तीय वास्तविकता के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया। असली संपत्ति चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है और जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी वह बढ़ती रहती है। एक सेमिनार में किसी ने पूछा, अभी के समय में मैं किस सबसे बेहतरीन एसेट में निवेश कर सकता हूं? रॉबर्ट ने बिना रुके जवाब दिया, अपने दिमाग में। उसने समझाया कि जहां प्रॉपर्टी का मूल्य गिर सकता है, बाजार नीचे जा सकता है और व्यापार असफल हो सकते हैं, वहां तुम्हारी सोच, स्किल्स और अनुकूलनशीलता हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। उसने लोगों से आग्रह किया कि हर हफ्ते एक नया वित्तीय सिद्धांत सीखो,
बैलेंस शीट ऐसे पढ़ो जैसे लोग स्पोर्ट्स स्कोर पढ़ते हैं। निवेश प्रस्ताव पढ़ने की आदत डालो। पैसे के बारे में बिना अपराधबोध के बात करने की प्रैक्टिस करो। उसने कहा, एसेट्स तुम्हारे विश्वासों से जन्म लेते हैं। अगर तुम मानते हो कि तुम योग्य नहीं हो तो तुम्हारा बैंक अकाउंट भी वही साबित करेगा। तभी रॉबर्ट्स ने आंतरिक संपत्ति पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि बाहरी संपत्ति उतनी ही बढ़ती है जितनी तुम्हारी आत्म छवि की क्षमता होती है। अपने भाषणों में रॉबर्ट ने पूरी यात्रा को 4 रास्तों में सरल कर दिया। कर्मचारी, एम्प्लॉई जो समय देकर कमाता है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम करता है लेकिन समय ही देता है। व्यवसायी, बिजनेस ओनर जो सिस्टम और टीम बनाता है। और निवेशक, इन्वेस्टर जो पैसे से और पैसा कमाता है। उसने इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा। ज्यादातर लोग बाएं तरफ रहते हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड। वे नियंत्रण चाहते हैं लेकिन अक्सर थक जाते हैं। अमीर लोग दाएं तरफ रहते हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। वे लीवरेज बनाते हैं और आमदनी को मेहनत से अलग कर देते हैं। रॉबर्ट ने किसी पक्ष की आलोचना नहीं की, लेकिन उसने चेताया कि अगर तुम बहुत देर तक बाएं तरफ रहते हो तो तुम्हारी आय की एक सीमा तय रहेगी। दाएं तरफ तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो तब भी बढ़ता है जब तुम सो रहे हो और जो पीढ़ियों को पोषण देता है। उसने लोगों से बदलाव की शुरुआत करने को कहा। अंधाधुंध नौकरी छोड़कर नहीं, बल्कि साइड में एसेट्स की मोटर चालू करके। रॉबर्ट के विकसित दृष्टिकोण को 3 शब्दों में समेटा जा सकता है। कैश फ्लो जो मेहनत के बिना हर महीने पैसा देता है। कंट्रोल जिसे तुम निर्देशित या सुरक्षित कर सकते हो। और योगदान जो तुम्हारे स्वार्थ से परे मूल्य देता है। उसने कहा, कैश फ्लो के बिना तुम केवल सर्वाइवल मोड में रहोगे। कंट्रोल के बिना तुम निर्भर रहोगे और योगदान के बिना तुम अधूरे रहोगे। जिन सबसे अमीर लोगों को वह जानता था, वे सिर्फ निवेश पर रिटर्न पर ध्यान नहीं देते थे, वे जिंदगी पर रिटर्न पर ध्यान देते थे। उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे सिर्फ उन चीजों में निवेश ना करें जो बढ़ती हैं, बल्कि उन चीजों में निवेश करें जो मायने रखती हैं। एक घर जो सुरक्षा देता है, एक व्यवसाय जो पोषण करता है, एक उपहार जो ऊपर उठाता है। यही असली रिटर्न है। अपनी 40 की उम्र के उत्तरार्ध में रॉबर्ट प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पर यात्रा पर गया। वह नंगे पांव समुद्र तट पर चला, बच्चों को खेलते देखा, पक्षियों की आवाजें सुनी और उसे एहसास हुआ उसके पास न कोई ईमेल था, न कोई डील, न कोई अपॉइंटमेंट। सिर्फ वह था, पूरी तरह उपस्थित, और वह बेचैन नहीं था। तभी उसके भीतर कुछ स्पष्ट हुआ। यही तो मैं हमेशा से बना रहा था। डॉलर नहीं बल्कि स्थान, ट्रॉफियां नहीं बल्कि समय, शोर नहीं बल्कि समय। वह मुस्कुराया, रिच डैड की हंसी को याद करते हुए। तुमने कर दिखाया बूढ़े, रॉबर्ट ने फुसफुसाकर कहा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। रॉबर्ट हर पाठ का अंत एक ही विश्वास से करता है, पैसा एक उपकरण है, यह लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य है एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी अपनी हो। तुम्हें शुरुआत के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं, तुम्हें स्पष्टता की जरूरत है। तुम्हें निवेशकों की जरूरत नहीं, तुम्हें जिज्ञासा की जरूरत है। तुम्हें परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ एक निर्णय की जरूरत है। पैसे के लिए काम करना बंद करो और ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करो जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। और अपनी पहली रियल एस्टेट खरीद के कई साल बाद रॉबर्ट अपनी डेस्क पर बैठा दर्जनों इनकम स्टेटमेंट्स की समीक्षा कर रहा था। उसकी प्रॉपर्टीज, निवेश, रॉयल्टीज और बिजनेस रिटर्न्स। वह केवल आंकड़े नहीं देख रहा था, वह एक प्रतिबिंब देख रहा था। हर पंक्ति एक कहानी कह रही थी, गलतियों की, जोखिम की और विकास की। तुम्हारा कैश फ्लो तुम्हारी सोच का आईना है। लोग अक्सर उससे पूछते हैं, सबसे अच्छा निवेश कौन सा है? उसका उत्तर था, वही जो तुम इतना अच्छे से समझो कि उसे नियंत्रित कर सको।
और जो तुम्हें तुम्हारी मौजूदगी के बिना भुगतान करे। नियंत्रण और कैश फ्लो मिलकर स्थायी संपत्ति बनाते हैं। यह आर्किटेक्चर था। धन कोई घटना, यह आर्किटेक्चर था, धन नहीं था। यह एक संरचना थी जिसे तुम डिजाइन करते हो और बनाए रखते हो। रिच डैड ने उसे शुरुआत में ही सिखा दिया था कि सभी आमदनी एक जैसी नहीं होती। अब रॉबर्ट ने इसे 3 श्रेणियों में बांट दिया: अर्जित आय, पोर्टफोलियो आय और निष्क्रिय आय। अर्जित आय वह होती है जो वेतन, मजदूरी या सेवा से आती है। यह सक्रिय आमदनी होती है जिस पर उच्च कर लगता है और जो समय पर निर्भर करती है। पोर्टफोलियो आय कागजी संपत्तियों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स से आती है। यह निष्क्रिय हो सकती है लेकिन अक्सर अस्थिर होती है। निष्क्रिय आय रियल एस्टेट, व्यवसाय या बौद्धिक संपदा से आती है। यह कम करदात्री, स्केलेबल और सिस्टम आधारित होती है। उसने लोगों से कहा कि वे तीसरी श्रेणी की ओर बढ़ें। अमीर लोग सिर्फ निवेशों को विविध नहीं बनाते, वे आय के प्रकारों को भी विविध बनाते हैं। जहां अधिकांश लोग ऊंची सैलरी के पीछे भागते हैं, रॉबर्ट ऐसे स्रोतों के पीछे भागता था जो टिकाऊ हों और बिना मेहनत के लगातार आय दें। यह जल्दी अमीर बनने की बात नहीं थी, यह स्मार्ट तरीके से आजाद होने की बात थी। रिच डैड पुअर डैड की सबसे विवादास्पद शिक्षाओं में से एक यह है: तुम्हारा घर एक एसेट नहीं है। इसने बहुत से लोगों को भ्रमित किया, यहां तक कि नाराज भी कर दिया। वे पले बड़े थे इस विश्वास के साथ कि घर का मालिक होना सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। रॉबर्ट ने स्पष्ट किया, एक एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है। एक लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। तुम्हारा व्यक्तिगत निवास वह निकालता है। मॉर्गेज, टैक्स, रखरखाव, बीमा और कोई नकद प्रवाह नहीं। भले ही उसकी कीमत बढ़ जाए, लेकिन जब तक तुम उसे बेच या किराए पर नहीं दे रहे, तुम वहां रहने के लिए पैसे चुका रहे हो। यह कोई नैतिक बहस नहीं थी, यह वित्तीय स्पष्टता थी। उसने कहा, घर का मालिक होना गलत नहीं है, बस इसे निवेश मत कहो अगर यह आमदनी नहीं ला रहा। जब रॉबर्ट छात्रों को सिखाता था तो वह एक सरल चित्र बनाता, एक वृत्त जिसमें तीर होते थे: कमाओ, खर्च करो, कमाओ, खर्च करो। उस वृत्त के अंदर एक थका हुआ, भ्रमित और फंसा हुआ व्यक्ति दिखाया जाता था। फिर वह दूसरा चित्र बनाता, एक रेखा जो उस वृत्त से बाहर निकलती थी और इशारा करती थी: निवेश करो, संपत्ति खरीदो, नकदी प्रवाह पाओ, आजादी। अंतर सिर्फ दृष्टिकोण और अनुशासन का होता है। लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कभी उस चक्र से बाहर नहीं निकलते। उस दायरे से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों को समझें, देनदारियां घटाएं, पहली नकदी प्रवाह वाली संपत्ति खरीदें, उस नकदी प्रवाह को फिर से निवेश करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। आजादी खरीदी नहीं जाती, वह डिजाइन की जाती है। रॉबर्ट अक्सर ऐसे लोगों से मिलता जो कहते, मैं निवेश करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। वो उन्हें समझते हुए देखता और फिर चुनौती देता, तो अपना समय निवेश करो, पढ़ो, सीखो, साझेदारी करो और मेहनत को हिस्सेदारी के बदले पेश करो। उसके अनुसार हर इंसान के पास 3 में से कोई एक चीज होती है: समय, पैसा या ज्ञान। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समय दीजिए उस व्यक्ति को जिसके पास पैसा है। अगर ज्ञान नहीं है तो सेवा कीजिए उस व्यक्ति की जिसके पास अनुभव है। अगर आपके पास सिर्फ समय और सीखने की भूख है तो समझिए आप पहले से ही अमीर हैं। रॉबर्ट की पहली संपत्ति उसने उधार लिए पैसों से खरीदी थी। उसने सिर्फ इतना साहस दिखाया कि सवाल किया और फिर चुकाने की योजना बनाई। उसकी असली पूंजी पैसे में नहीं बल्कि उसकी संसाधनशीलता में थी। फिर वह एक और बड़ी गलती की ओर इशारा करता, आवेग में खर्च करना। ज्यादातर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, पछताते हैं और फिर वही चक्र दोहराते हैं।
इससे बाहर निकलने के लिए वह एक शक्तिशाली तकनीक सिखाता। हर बार जब तुम्हें वेतन मिले, रुक जाओ, खुद से पूछो, इसका कितना हिस्सा मेरी आजादी की मशीन में लग सकता है। खर्च से पहले निर्माण को प्राथमिकता दो, वह हमेशा कहता था। लग्जरी तब तक मत खरीदो जब तक तुम्हारी संपत्तियां उसका खर्च न उठाएं। गति तब तक मत रोको जब तक आमदनी स्वचालित ना हो जाए। लाइफस्टाइल तब तक अपग्रेड मत करो जब तक नींव मजबूत ना हो जाए। यह कंजूसी नहीं थी, यह थी वित्तीय परिपक्वता। विलंबित संतुष्टि का मतलब था तत्काल उन्नति। अंततः रॉबर्ट ने अपनी रणनीति को 6 आसान चरणों में ढाला, जिससे कोई भी शून्य से शुरू कर सकता था। पहला, सोच में बदलाव लाना, पैसा कमाने नहीं, संपत्ति बनाने का निर्णय लेना। दूसरा, पैसे की भाषा सीखना, एसेट्स, लायबिलिटीज, नकदी प्रवाह, टैक्स की समझ। तीसरा, हर एक पैसे का हिसाब रखना। चौथा, सबसे पहले देनदारियों को घटाना। पांचवा, एक संपत्ति खरीदना या बनाना, चाहे वह साइड बिजनेस हो, छोटा किराए का घर, रॉयल्टी या वेंडिंग मशीन। और छठा, रिटर्न को फिर से निवेश करना और उसे बढ़ाना। यह एक दिन में नहीं होता, इसमें महीने या साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर कभी उस चक्र में वापस नहीं लौटते। बाद में रॉबर्ट को यह भी समझ आया कि रैट रेस सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। वह पीढ़ियों तक चल सकती है। वह ऐसे लोगों से मिला जो करोड़ों कमाते थे लेकिन फिर भी कमी के डर में जीते थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास आजादी थी पर मान्यता पाने की दौड़ ने उन्हें बांध रखा था। और तब उसने कहा, रैट रेस से बाहर निकलना सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इसका मतलब है मैं अपने समय का मालिक हूं, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मैं अपने निर्णयों का मालिक हूं और मैं डर के आधार पर नहीं जीता। धन केवल बाहरी सुख सुविधा नहीं है, यह आंतरिक नियंत्रण है। तभी आपको पता चलता है कि आप जीत गए हैं। ब्लूप्रिंट कोई लक्ष्य नहीं है, असली लक्ष्य आप स्वयं हैं। रॉबर्ट कभी प्रशंसक नहीं चाहता था, वह ऐसे छात्र चाहता था जो खुद शिक्षक बन जाए। ऐसे लोग जो रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, कैश फ्लो खेलें, अपना पहला एसेट बनाएं और फिर अपने बच्चों, दोस्तों और समुदाय को सिखाएं। क्योंकि एक समृद्ध दुनिया अरबपतियों से नहीं बनती, यह लाखों साधारण लोगों से बनती है जो चुपचाप रैट रेस से बाहर निकलते हैं और दूसरों को भी साथ लेकर उठाते हैं। तुम्हें जिंदगी भर की नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें आजादी की एक योजना चाहिए और वो योजना एक चीज से शुरू होती है, तुमसे। इस समय तक रॉबर्ट सैकड़ों नवोदित उद्यमियों, निवेशकों और सपने देखने वालों का मार्गदर्शन कर चुका था और उसने एक अजीब बात देखी। अमीर बनने की चाह आम थी लेकिन जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति दुर्लभ थी। लोगों को सुरक्षा पसंद थी, उन्हें गारंटी चाहिए थी। वे अमीर बनना चाहते थे लेकिन सुरक्षित रूप से, धीरे धीरे, बिना किसी असुविधा के। और रॉबर्ट जानता था यह असंभव है। धन अति सावधान लोगों के पास नहीं आता, यह अच्छी तैयारी करने वालों के पास आता है। यह नहीं था कि अमीर लोग जोखिम से प्यार करते हैं, बल्कि वे उसे समझते थे। रिच डैड ने सालों पहले इसे 4 शब्दों में समझाया था: अज्ञानी जोखिम, बिना जाने कूद जाना; परिहार जोखिम, बिल्कुल ना कूदना; गणनात्मक जोखिम, अध्ययन और योजना के बाद उठाया गया; लीवरेज जोखिम, कम व्यक्तिगत जोखिम में ज्यादा प्रभाव। ज्यादातर लोग पहले और दूसरे के बीच रहते हैं, अमीर तीसरे को लक्ष्य बनाते हैं और फिर चौथे तक विकसित होते हैं। रॉबर्ट ने कभी अंधाधुंध जुआ नहीं खेला। उसने ऐसे जोखिम लिए जो शोध पर आधारित थे, कॉन्ट्रैक्ट से सुरक्षित थे, कानूनी संस्थाओं के माध्यम से संरचित थे और समय व भौगोलिक विविधता से संतुलित थे। जोखिम कोई डरने की चीज नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जिसे प्रबंधित किया जाना चाहिए। जैसे आग, अगर सही तरह से संभालो तो ये खाना पकाती है और घर को गर्म रखती है। गलत तरीके से संभालो तो जिंदगी को जला देती है। वित्तीय सफलता के सबसे चुपचाप मारने वाले हथियारों में से एक, शर्म। रॉबर्ट ने कई प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की,
इंजीनियर, डॉक्टर, डिजाइनर जो बुनियादी वित्तीय सवाल पूछने से डरते थे क्योंकि वे मूर्ख न लगें, इसलिए चुप रहते थे। वे इनसे बचते थे। ये पूछना कि मॉर्टगेज रेट का मतलब क्या होता है, ये मानना कि वे इक्विटी नहीं समझते, टैक्स सीखना क्योंकि वो तो अकाउंटेंट्स का काम है, और यह डर उन्हें लाखों का नुकसान दे जाता था। रिच डैड कहा करते थे, सबसे बेवकूफी भरा सवाल वह होता है जो तुम पूछते ही नहीं। रॉबर्ट ने इसे अपना मिशन बना लिया, वित्तीय जिज्ञासा को सामान्य बनाना। वह अपनी ऑडियंस से कहता, कुछ नहीं जानना ठीक है, शुरुआती होना ठीक है, लेकिन वहीं रुके रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अमीर लोग सवाल पूछते हैं और तब तक पूछते हैं जब तक वे समझ न जाएं। रॉबर्ट के शुरुआती कुछ निवेश विफल हो गए। उसने हजारों डॉलर गंवाए, गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया, लेकिन उन कहानियों को छुपाने के बजाय उसने उन्हें साझा किया। क्यों? क्योंकि शुरुआती नुकसान ने उसे वो सिखाया जो स्कूल कभी नहीं सिखा सका। ड्यू डिलिजेंस, जांच का महत्व, एग्जिट स्ट्रेटेजी की अहमियत, कैसे रिकवर करें और दिशा बदलें, भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का खतरा। उसने सीखा कि शुरुआत में असफल होना एक वरदान है, वो शुल्क जो आप महारत के लिए चुकाते हैं। या तो आप ज्ञान से सीखते हैं या घावों से। अधिकतर लोग अपने घाव कमाने में बहुत देर कर देते हैं और सब कुछ खो देते हैं। जब रॉबर्ट के निवेश बढ़ने लगे, उसने एक और जाल देखा। लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, सिर्फ जरूरतों पर नहीं बल्कि दिखावे पर। कारें, घड़ियां, भड़की दिखावे पर कारें, घड़ियां, महंगी यात्राएं, डिजाइनर सामान। रिच डैड इन्हें कहते थे, ईगो, इनसे कोई वास्तविक मूल्य नहीं जुड़ता, ये शांति नहीं लाते, ये सिर्फ दुनिया को दिखाते हैं कि तुम खर्च कर सकते हो। रॉबर्ट ने हर खरीद से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये मुझे ज्यादा समय खरीद कर देता है या बस थोड़ी देर की खुशी?